बैकग्राउंड लगा दिया है। हम लोगों को भी सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का दर्शन करा देते कभी। अरे भैया, कल हम उसके सामने बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे, मेरा खूब मन हुआ कि एक बार दर्शन करवा दें, लेकिन अभी करवा देंगे आपको क्लास खत्म होने के बाद में लाइव। जी जी। तो प्रारंभ किया जाए भैया, जी समय भैया, हो गया। आप लोग शुरू करिए जी। हाँ, क्योंकि आज एक्सप्रेस दौड़ानी पड़ेगी पूरी जी जी जी। ठीक है, चलिए जी प्रारंभ भैया। करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि गुरुदेव ने जो चेतन, अचेतन और सुपर चेतन, इन तीनों मन के ऊपर इतनी बड़ी और विशद व्याख्या की है कि संसार में कहीं पर भी इतनी बड़ी व्याख्या नहीं मिलती है। और सांगो पांग जिसको कहना चाहिए कि पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान इसमें गुरुदेव ने पूरा का पूरा दिया हुआ है। हमें हमें लगता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगता है कि बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए अगर इस पुस्तक का कोई अध्ययन करता है तो उसको बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मन की सारी परतों को छुआ गया है। चेतन को, जबकि आज का मनोविज्ञान हम लोग कल पढ़ रहे थे तो चेतन अचेतन तक तो केवल बात करता है, लेकिन उसकी जो उसकी संभावना है, असीम संभावना जो सुपर चेतन में छुपी हुई है, उनको कहीं ना कहीं वो अभी स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन गुरुदेव ने उसको यहाँ पर भी स्पर्श किया है। जो मनुष्य को देवत्व, जो मनुष्य के अंदर देवत्व विकसित करने का मार्ग बताते हैं। गुरुदेव ने इतना विचार के ऊपर लिखा, इतना मंथन किया, तभी वो जो है युग निर्माण योजना का ये संकल्प कर पाए, संकल्पना दे पाए कि क्योंकि उनकी विचार के ऊपर बहुत पकड़ थी, बहुत गहरी पैठ थी उनकी विचार के ऊपर। तो इसी वजह से उन्होंने विचार क्रांति अभियान का इतना बड़ा प्रारूप दिया। नहीं तो इतना बड़ा संकल्प करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि हम जो है पूरा विचार क्रांति अभियान, तो विचार के द्वारा ही पूरे नए युग का निर्माण कर देंगे। तो इसका मतलब उनकी बहुत बहुत ही गहरी, इस संदर्भ में बहुत ही गहरी उनकी ज्ञान रहा होगा, बहुत ही गहरा उनका जो है इसमें अनुभव रहा होगा, तभी उन्होंने इस बात को कहा और इस पुस्तक को हमने पढ़ा भी है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए, पहला जो चैप्टर है विचारों की व्यापकता और सशक्तता के ऊपर है। तो इसमें ये कहा गया है कि जहाँ जिस प्रकार का चिंतन चलता है वहाँ एक प्रकार का विशेष प्राण जो है, विशेष प्रकार का वातावरण वहाँ पे बन जाता है। हम मरघटों का वातावरण देखें, कसाई खानों का वातावरण देखें, तो जो है ये पूरा का पूरा इसी का है कि वहां पर एक वातावरण विकसित हो जाता है। विचार कब बनता है, ये महत्वपूर्ण बात है। विचार कब बनता है? जब भी हमारे अंदर अनगढ़ कल्पनाएं चलती रहती हैं, लेकिन उन कल्पनाओं का बुद्धि द्वारा इतना परिमार्जन कर दिया जाए, इतना परिमार्जन कर दिया जाए कि वे व्यवहार में उतरने योग्य बन जाए, तो वो जो है विचार बन जाता है। और विचारों का शरीर के समस्त जितने भी अंग अवयव होते हैं उन पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जो विचारों की विद्युत शक्ति होती है वो केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है जो व्यक्ति सोच रहा है, वो साथ साथ वाले संबद्ध व्यक्तियों को भी उसको बदलती हुई चली जाती है, और जहाँ पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है, और जहाँ पर अपनी अपना ये देखती है, अपना जहाँ पर एक रूपता देखती है, अनुरूपता अपनी देखती है, वहीं पर जो है विचार शक्ति वहां पर चुंबक के द्वारा खींची चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक चिंतन कर रहा है तो जितनी अंतरिक्ष की नकारात्मक विचार उसमें ये होंगी, सारी की सारी उस पर आकर हावी हो जाएंगी। और यदि कोई व्यक्ति आदर्शवादी विचारधारा जो है समूह का अंतरिक्ष में आच्छादित कर ले, पूरा का पूरा आदर्शवादी,
विचारधारा जो है कोई आच्छादित कर ले, कोई समूह की विचारधारा आच्छादित कर ले, तो मतलब कहते हैं कि एकता समता का वातावरण सहज ही बन सकता है। और 21वीं सदी जो है ऐसे ही कुछ विचार का जो है ये अ, जो युग ये जो है साथ में लेकर आ रही है। मतलब इसी तरीके से उसमें ये बनाएगी कि एक एक जो है समूह की विचारधारा इस पूरे पूरे अंतरिक्ष को आच्छादित कर लेगी, और पूरा का पूरा जितना भी सामान्य लोगों का विचार क्रम भी उसी के अनुरूप बदलता हुआ चला जाएगा। 21वीं सदी का यही इसमें जो है ये बात कही गई है। विध्यात्मक विचार प्रक्रिया इसमें, अब इसमें आगे का चैप्टर हम लोग देखते हैं। दूसरा, विचार प्रवाहों से होता है प्रखर व्यक्तित्व, निर्मित होता है प्रखर व्यक्तित्व। तो इसमें हम लोग ये देखें कि जो विचार एवं भावनाओं की उत्कृष्टता ही मानवीय उत्कर्ष के अभ्युदय का प्रमुख आधार है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में प्रगति करनी है तो विचार और भावना की उत्कृष्टता बहुत जरूरी है। मनोचिकित्सक जो डॉक्टर जॉर्ज आर बैच ने निषेधात्मक चिंतन का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु बताया है। उन्होंने उसको हैंडसम डेविल करके बोला, हैंडसम डेविल। कारण ये है कि ये लगते तो बहुत सुहावने हैं और सुहावने सपने भी दिखाते हैं, नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक विचार बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं धीरे धीरे अपने साथ में रखकर फिर अंत बाद में जो क्या करते हैं अपने पाश में फंसा लेते हैं, और बाद में जो है उसको अंततः पतन के गर्त में धकेल देते हैं। तो विध्यात्मक विचार प्रक्रिया को अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता, उठना संभव है। प्रगति एवं व्यक्तित्व की प्रखरता का सूत्र जो है प्रगति एवं प्रखर व्यक्तित्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विध्यात्मक विचार प्रक्रिया को कैसे अपनाया जा सकता है। प्रगति एवं व्यक्तित्व की प्रखरता का सूत्र जो है सादा जीवन और उच्च विचार में ही निहित है, जिसको गुरुदेव ने बार बार हम सब लोगों को बताने का प्रयास किया। इसमें जो ये है इसको जो विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर वेने डायर हैं, इस उन्होंने जो है द स्काई इज द लिमिट पुस्तक में ये विचारणा की श्रेष्ठतम स्थिति के बारे में लिखा है कि जिनकी श्रेष्ठतम स्थिति होती है विचार की, उसको जो है ये बताया है कि इस विचार प्रक्रिया वाले व्यक्ति को नो लिमिट पर्सन कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ विचार करके ही नो लिमिट पर्सन बन सकता है, जिसकी संभावनाओं का असीम असाधारण संभावनाओं का व्यक्ति बन सकता है। असीम असाधारण व्यक्तित्व उसको बताया गया, नो लिमिट पर्सन उसको बताया गया। और इसी को रेन डेकार्टे जो आधुनिक इसके मनोविज्ञान के जन्मदाता है, उन्होंने उसको किजीटो फोर्स के बारे में कहा है, किजीटो इसको ये कहा है। तो डॉक्टर वेने डायर ने कहा है किजीटो को ही असीम चिंतन से संबोधित किया जाता है। किजीटो जिसको ये डॉक्टर रेन डेकार्टे कहते हैं, ये मानवीय विद्युत चिंतन की वह अवस्था है। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है, बहुत ही गंभीर बात है ये। मानवीय चिंतन की वह अवस्था है जिसमें ज्ञान, कर्म और विचार की, चिंतन, चरित्र और व्यवहार की तीनों धाराओं का समन्वय सामंजस्य सरलता पूर्वक बैठ जाता है। तो ये इसमें किजीटो के बारे में इसमें बताया, ये मानव की वह अवस्था है। और इसके बाद में जो है इसमें ये कहा है कि केवल शिक्षा के माध्यम से जो है, कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा विचार का ये होता है, लेकिन विचारों में बहुत प्रगति शिक्षा के द्वारा नहीं होती। शिक्षा के द्वारा योग्यता, जिसको हम बहुत अधिक सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, कुशलता एवं अधिक उपार्जन करने की क्षमता के लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का निर्माण विचार परिष्कार से ही संभव है। इसका मतलब कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब तक विचार उसका जो है परिष्कार नहीं होगा तब तक बात बन नहीं पाएगी। सामान्य लोगों की अपेक्षा दार्शनिक, विचारक, संत, मनीषी एवं कलाकार अधिक निर्धन एवं अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहकर भी वो अपना जीवन का उच्च तरीके से वो लोग जीते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर जो है विचारों की अनंत सामर्थ्य का है। हाँ, इसमें इस चैप्टर में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि साधना, स्वाध्याय, संयम तथा सेवा के उपायों द्वारा सद्विचारों का आरोपण सहज संभव हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसपे हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, है ना, साधना हम लोग करते ही हैं, तो गुरुदेव ने इसीलिए ये कहा हम लोग विचार को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, है ना, उस ज्ञान, कर्म और
ज्ञान कर्म और जिसको भक्ति वाली जो बात कही कि त्रिवेणी का है, उसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो ये इसी तरीके से संभव है कि व्यक्ति साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, यही गुरुदेव ने हम लोग को उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से बताया। इन्हीं उपायों से सद्विचारों का आरोपण सहज संभव है। लोग कहते हैं ना कि हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार जाते नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसका एक ही इसमें उत्तर है कि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को अपनाया जाए। अब जो तीसरा चैप्टर है वो विचारों की अनंत सामर्थ्य के बारे में इसमें बोलता है। कहते हैं कि शिकागो वासी एक टेड सीरियस एक टेड सीरियस नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कल्पना के फोटो ले लिए। उसने कल्पना के फोटो कैसे, वो सामान्य एक फोटोग्राफर था, तो वो लेकिन ड्रिंक बहुत करता था। शराब पीते हुए उसने अपना जब ये फोटो उतारा तो उसको अलग अलग उसमें जो है उसकी कल्पना के अनुसार अलग अलग उस फोटो उसमें दिखाई दिया। तो उससे ये पता लगा कि हमारी कल्पना के कारण जो है इसमें जो है हमारी कल्पनाओं के फोटो भी लिए जा सकते हैं, मतलब अपने सामान्य फोटो के साथ में कल्पना का फोटो भी आ जाता है। तो ये आज का विज्ञान जो है इसको प्रमाणित भी कर चुका है। विचार की तरंगें जो होती हैं ये ताप, ध्वनि और विद्युत, इन सब से अधिक शक्तिशाली होती हैं। ताप, जिसको हम सामान्य शक्ति मानते हैं, ये प्रकाश से भी तेज चलती हैं। ताप, ध्वनि और विद्युत की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं। अब विचार है क्या, इसमें गुरुदेव कहते हैं कि प्राण शक्ति की स्फुरना ही विचार है। मतलब हमारे प्राण जो है, हमारी प्राण चेतना है, प्राण में कहते हैं ना कि आत्मा जो है निर्लिप्त है। तो आत्मा जो निर्लिप्त है उसको लिप्त कौन बनाता है? इसका मतलब प्राण जो हमारा है वो आत्मा को के अंदर ये संवेदन पैदा करता है, आत्मा के अंदर जो अलग अलग संवेदनाओं को पैदा करता है, और आत्मा जो है, जो शिवात्मा है, वो जो जीवात्मा बन जाती है। तो विचार क्या है? प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति की स्फुरना है, तो प्राण में स्फुरण होता है, उसी हिसाब से विचार बनता है। तो प्राण की स्फुरना का ही जो है एक डिस्चार्ज है। तो विचार शक्ति की गति जो प्रकाश की गति से भी तेज होती है, प्रकाश की गति से भी तेज होती है, इसीलिए इसे कालातीत बताया गया है। मतलब हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग ऐसे नहीं सोच लेते, हम लोग ऐसे नहीं सोच लेते, कभी हम भूत में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि समय का अतिक्रमण विचार कर लेता है, ये तीनों कालों से परे है, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों से परे है इसका। इसीलिए जो आइंस्टाइन ने टाइम मशीन की जो कल्पना की थी, तो टाइम मशीन में उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई कोई अगर ऐसी मशीन बन जाए जो टाइम के साथ साथ में सापेक्ष में चले, तो उतनी स्पीड से चले, अगर उसे, हाँ, उसके प्रकाश की गति से चले, उसके लिए टाइम शून्य हो जाएगा। और प्रकाश की गति से तेज चले तो वो फिर भूत में लौटने लगेगी, वो अपने भूतकाल में लौटने लगेगी। इसका मतलब अगर विचार हमारे भूतकाल में लौट जाते हैं और वर्तमान काल और भविष्य में ही पहुंच जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है अपने भविष्य की कल्पनाएं कर लेता है, वो ऐसे सपने देख लेता है कि जो है उसको फिर भविष्य बिल्कुल वैसा का वैसे ही घटित होने लगता है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि विचार शक्ति के माध्यम से हम तीनों कालों में जा सकते हैं। तो ये जो है कालातीत शक्ति है। अब इसमें क्या कहा गया है, ये विचार शक्ति जो होती है ये प्राण शक्ति के अनुसार ही अपना प्रभाव डालती है। और इसका जो तीव्रता के आधार होते हैं, मंद होते हैं, मध्यम होता है और गहन प्रचंड होता है। प्राण शक्ति का जो चुंबकीय विद्युत प्रभाव जो है विचार को प्रचंड बनाता है। जितनी किसी के अंदर प्राण शक्ति होगी उतने विचार प्रचंड हो जाएंगे। तो प्राण को मानवीय व्यक्ति के अनुसार ढली हुई विशिष्ट ऊर्जा कह सकते हैं। तो प्राण क्या है? जो मानवीय व्यक्तित्व के अनुसार ढली हुई ऊर्जा। अब जो नकारात्मक व्यक्ति है उसमें नकारात्मक प्राण होगा, और नकारात्मक सोचेगा तो उसका जो है उस चारों तरफ जो है वो नकारात्मकता का वातावरण छा जाएगा। आज बाहुल्यता नकारात्मकता की इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति जो है उनका जो अंदर का प्राण है, व्यक्तित्व, वो घटिया हो गया है, नेगेटिव हो गया है, तो वो नेगेटिव विचार सोचते हैं पूरे के पूरे, उसमें जो छोड़ते रहते हैं वो। तो इसमें अपनी एक चुंबकीय शक्ति होती है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो मंद विचार होते हैं, मंद विचार के बारे में कहा है कि जो थॉट्स आते तो हैं, लेकिन उनके पीछे कोई आते जाते रहते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति के थॉट्स जो है आते जाते रहते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं करता। तो मंद ऊर्जा के होते हैं, वो थोड़ा बहुत उसके मन में प्रभाव डालते हैं और जो है उसमें जाकर विलीन हो जाते हैं, अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाते हैं। मध्यम वाले वो होते हैं हम लोगों की तरीके से, हम मध्यम विचार करके अपने अपने जो है उस पर विचार करके अपना जो है आजीविका का साधन और संसार की समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन कुछ विचारधाराएं जो है
बड़ी गहन प्रचंड होती हैं। जैसे हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करें, चाहे रूसो की बात करें, उनकी विचारधाराओं ने आधी से ज्यादा दुनिया को आच्छादित कर लिया। गुरुदेव की विचारधारा, गुरुदेव कहते हैं जहां मेरे विचार जाएं क्रांति कर देंगे। तो ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए पूरी की पूरी प्राण शक्ति को नियोजित करके जो है उसको प्राण ऊर्जा को नियोजित करके, प्राण शक्ति को नियोजित कर उस विचार को प्रचंड बनाना पड़ता है। एक ही विचार पे बार बार सोचा जाता है, तो इतना प्रचंड हो जाता है कि वो जिसके भी मस्तिष्क को स्पर्श करता है उसको उस कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी चीज इसमें जो है ये इसमें बताई गई है। तो प्राण शक्ति के चुंबकीय विद्युत प्रवाह के साथ जुड़ जाने से उसकी प्रखरता बढ़ जाती है। अब इसमें ये कहा गया है कि श्री अरविंद कहते हैं, उनके अनुसार साधारण मनुष्य अपने विचारों की प्रभावोत्पादकता जाने बिना उनका बेतुका सृजन करते हैं, और इस प्रकार अज्ञानमय और विशृंखल अवस्था में गड़े हुए विचार आपस में टकराते हैं। अब देखिए इसमें कितना सुंदर महर्षि अरविंद कहते हैं कि साधारणतः मनुष्य क्या करते हैं, अपने विचारों के प्रभाव को नहीं जानते हैं और उनका बेतुका सृजन करते हैं। अभी तो हम अभी तो हम सोच रहे थे कि जो है सुबह उठना चाहिए, सुबह जो है उठना चाहिए और उठ के योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, बढ़िया ये करना चाहिए। तो अभी एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड में जैसे मान लीजिए सुबह को उठने के संबंध में चलती है, और कुछ ही देर में हम सोचने लगते हैं यार सुबह उठे तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में जो है हम लोग उसके शिकार हो जाएं। जो है जल्दी उठे तो दिन भर सुस्ती आती रहे, दिन भर जो है ये एनर्जी डाउन हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मतलब एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि सुबह उठना बढ़िया, और दूसरी तरफ हम उसका नकारात्मक पक्ष भी सोच रहे हैं। तो हमारे विचार ही आपस में टकराते रहते हैं, हमारे मन और मस्तिष्क में उद्वेग पैदा करते रहते हैं। तो इसीलिए हम अपने विचारों के कारण ही जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। एक ही थॉट पर अगर किसी को सकारात्मक सोचा जा रहा है, तो उसी पर थॉट पर बार बार उसको सोचा जाए, ताकि विचार प्रबल होके हमारे संस्कार को बदलने की क्षमता रखे। इसमें एक चीज और कही गई कि आत्म विश्लेषण व आत्म परीक्षा की विधि द्वारा स्वयं के विचारों का अध्ययन किया जा सकता है। तो आत्म विश्लेषण करते रहा जाए, आत्म परीक्षण करते रहा जाए, तत्पश्चात संकल्प पूर्वक अनवरत उन पर नियंत्रण द्वारा उनको गढ़ा जा सकता है। तो पहले तो ये देखा जाए कि हमारे अंदर विचार कौन कौन से चल रहे हैं, फिर संकल्प पूर्वक गढ़ा जाए, फिर आत्मानुशासन द्वारा इनका गठन किया जाए, तथा संकल्प तथा प्राण शक्ति का नियोजन कर विचार को आकारमय बनाया जाए और पूर्ण शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि सफलता प्राप्त कर पाए। क्योंकि एक विचार जो हो जाता है, विचार आकारमय होता है, वो जो है अपनी जो भी उसको आकार बनाया गया है, वो अपने आकार को जो है फिर जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में घूमता है और उसको साकार करने के लिए जो है सारे प्रयत्न करता है विचार। वो इसी तरीके से जैसे हमने कोई अपना जो है एक अपना जो है कोई हमारा कोई एक सहोदर मित्र है, और हमने उसको काम बता दिया और वो करने के लिए कर रहा है, वो काम करके हमें पूरा करके दे देगा। इसी तरीके से हमारा विचार काम करता है, लेकिन उसमें उतनी प्राण शक्ति को नियोजित करना पड़ता है और खूब उसको जो है उसको गहन बनाना पड़ता है। अब इसमें एक चैप्टर चिंता, इसके अगला चैप्टर चिंतन की धारा को बदल के देखें। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य यह अनुभव करेगा कि उसका जीवन निरर्थक है, उसका मन शरीर कभी स्वस्थ न रह सकेगा। सार्थकता की अनुभूति न होने पर मनुष्य जिंदगी को लाश समझकर जीता है। इसमें एक ये प्रयोग किया गया था कि जो व्यक्ति 3 महीने बाद तक एक ही मनस्थिति में, जो अगर कोई खराब मनस्थिति में है और खराब मनस्थिति में पड़ा हुआ है, तो उसका जो है उसके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके जो जो घटक हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, उनकी सक्रियता मंद पड़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने जब जीवन से निराश व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिसमें अधिकांश जो तो विदुर थे और विधवाएं थी, तो ज्ञात हुआ कि मृत्युजन्य गहरा आघात उनकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। रक्त में जो कार्टिजोल बढ़ने लगता है, और कार्टिजोल एक ऐसा रसायन है जिससे जो है व्यक्ति अवसाद में जाने लगता है। तो इसमें जो है ये एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विख्यात वैज्ञानिक है वॉल्टर हैस। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब निषेधात्मक एवं निराशावादी चिंतन व्यक्ति को डुबो सकता है, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो व्यक्ति तो फिर
क्यों ना उत्साहवर्धक और विद्यात्मक चिंतन अनुकूल परिणाम क्यों ना प्रस्तुत कर सकता है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यक्ति को उच्च स्तरीय गति क्यों ना प्रदान कर सकता है। तो ये उत्साहवर्धक विद्यात्मक चिंतन की उन्होंने बात की है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य विज्ञानी हुए हैं निकोलस हॉल। उन्होंने ऑटो सजेशन का प्रयोग किया, बहुत सारे कैंसर पेशेंट को ठीक किया। इसमें एना का एग्जाम्पल दिया गया है कि एना पूर्ण मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसको डॉक्टर्स ने बता दिया कि अपना जीवन जो शेष रह गया वो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आप उनकी व्यवस्था करके जाइए, आप जीवित नहीं रह सकते। तो एना को जो है डॉक्टर हॉल ने बताया विद्यात्मक चिंतन के बारे में। तो एना ने वो विद्यात्मक चिंतन प्रारंभ किया और उन्होंने ये सोचना प्रारंभ किया कि मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मेरी समस्या बहुत छोटी है, और अपने आप को जो है विद्यात्मक कार्यों में भी लगा दिया। तो दोनों के समन्वय से कुछ ही समय बाद कहते हैं कि एना को जब इसमें दोबारा टेस्ट किया गया तो पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी। तो ये जो है एक बड़ा ही जिसको कहना चाहिए एक बहुत ही अभूतपूर्व उदाहरण जो है इसमें ये बताया गया, एना का बताया गया। बहुत सारे पेशेंट पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ठीक किया। अब चैप्टर 6 जो इसमें गुरुदेव ने कहा है कि विचार को कुमारगामी न बनने दें। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि मनुष्य अपनी विचारणा, आकांक्षा, दिशा और आस्था को से विरत कर निकृष्टता के साथ में जोड़ दिया आज के समय में, है ना। तो कहते हैं कि सुख साधनों से भी ये संसार भरा पड़ा है। सुख साधनों से भरने के बाद में भी जो है आज मनुष्य परेशान है, मनुष्य दुखी है। तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है। तो इसका मूल कारण यही है कि मनुष्य ने अपना जो है इसके साथ में निकृष्टता के साथ में इसको जोड़ दिया है ना। तो इसमें जो है अ, इसमें ये कहा गया है कि अब सबसे पहले जो है इसमें जो बात कही गई है कि धन या साधनों के अभाव में परिस्थितियां दुखदाई होती हैं। अतृप्ति में उद्विग्नता तो जो है वासना और तृष्णा के कारण होती है। ये सोचना ठीक नहीं है कि धन और साधनों के कारण परिस्थितियां दुखदाई होती हैं। अतृप्ति और उद्विग्नता जो है ये वासना के कारण ही होती है। अ, कहते हैं कि इसमें गुरुदेव कहते हैं पिछले दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण भूल यह होती रही कि विचार शक्ति को प्रभावित करने वाली, भावनाओं को दिशा देने वाली कुंजी आज उन हाथों में चली गई है जिनके हाथ में नहीं जानी चाहिए थी। तो ये क्या है, विचार को प्रभावित करने वाली कुंजी। पहले क्या होता था कि विचार तंत्र का पूरा जो है, जो ये दिशा दी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती थी, सत्पात्रों के द्वारा दिशा दी जाती थी। लेकिन आज के समय में जो है ये सबसे बड़ी ये बात हुई है कि आज ये बहुत ही हेय स्तर के व्यक्तियों के हाथ में इसकी प्रणाली चली गई है। आज जिस तरीके से जो हेय स्तर के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो व्यवस्थित स्वतंत्रता की आड़ में जिस प्रकार उद्यत तरीके अपनाकर लोकमानस को प्रभावित करने वाले माध्यमों को कितनी निष्ठुरता से विषाक्त कर दिया है। लेखनी का इस संबंध में पूरा पूरा दुरुपयोग हुआ है। तो अगर हम लोग ये देखें कि जो है आज जो साहित्य आ रहा है, अगर बाजार में देखा जाए, साहित्य को देखा जाए, तो उलट पुलट के देखा जाए तो वो केवल जो है अपने जो है उसमें देखें कि जो लेखन, मुद्रण और प्रकाशन जो ये हो रहा है, ये केवल केवल कुछ ही जो स्वार्थपूर्ण जो पूंजीपति हैं उनका पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है इसमें उनका प्रत्यक्ष ये है। अभी ये देखें लुटेरे जेब कटों, डाकुओं, हत्याओं का धक्का उतना बुरा नहीं कि जितना लोक मानस को गर्हित करने का है। स्कूली पुस्तकों को छोड़कर ये सारा का सारा प्रकाशन अगर देखा जाए तो कामुकता भड़काने वाला है, अज्ञान भ्रम फैलाने वाला है, जासूसी, तिलस्मी, खूनी प्रवृत्तियों उत्पन्न करने वाला है। धर्म, नीति, सदाचार, विवेक, अध्यात्म दर्शन की कसौटी पर खरा उतरने वाला साहित्य मुश्किल से कहीं दिखाई देता है। ये साहित्य की बात हुई। लेकिन संगीत कला की अगर बात देखी जाए तो संगीत और कला क्षेत्र में भी असुरता का पूरी तरीके से इसमें आधिपत्य हो चुका है। अब आत्मा को जो है उद्बोधन करने वाले, जीवन तत्व का स्वरूप और प्रयोजन समझने वाले, श्रद्धा और करुणा जगाने वाले, त्याग बलिदान की प्रेरणा देने वाले गीत आपको बहुत ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे।
संगीत का नेतृत्व जब जो कर रहे हैं, जो फिल्मी गाने कर रहे हैं, उन्हीं के रिकॉर्ड लाउड स्पीकर में बजाए जा रहे हैं। सिनेमा का इस युग का चमत्कार है सिनेमा। उसको मनोरंजन के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है, सारे के सारे मनोरंजन के साधनों को पैरों तले कुचल के और उसको ये प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम लोग देखें कि जो फिल्म उद्योग में जो लगी हुई विशाल जनशक्ति है, धन शक्ति है, कला शक्ति है, जितने लोक रंजन के साधन है, तो यदि उन्होंने उस लोक रंजन के साथ में अगर लोक मंगल को भी जोड़ दें, लोक मंगल को भी जोड़ दें, तो जनजीवन को ही ठान ली गई है, तो हम लोग समझ सकते पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। कला के अंतर्गत हम लोग देखें, संगीत की बात हुई, साहित्य की बात हुई, कला के अंतर्गत देखें तो जो भी चित्र बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार के चित्र बनाए जा रहे हैं, जो छापे आ रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे जो है हम लोग देखें कि तरुण नारी के लज्जा अवयवों को उभारने और उनकी भाव गरिमा में वेश्यावृत्ति संजोने के गर्हित प्रयोजनों पर जो है अब यही जो है चित्रकला जो है ये केंद्रित होती चली जा रही है। साहित्य, संगीत, कला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने कही है। साहित्य, संगीत, कला, इन तीन माध्यमों को सरस्वती कहा गया है। सरस्वती बुद्धि की देवी है, बुद्धि ही मनुष्य की शक्ति है। तो लोक मानस को प्रभावित करने वाले उपरोक्त माध्यमों को कुमार्गगामी दुष्प्रवृत्ति पोषक बना रहने दी गया, उन्हें रोका सुधारा संभाला ना गया तो हमारा भविष्य सर्वथा अंधकारमय हो जाएगा। इस तथ्य को हमें समझ ही लेना चाहिए। और यदि लोक मंगल वस्तुतः आकांक्षा हो, लोक मानस को विकृत करने वाली इन दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना ही चाहिए, जिससे कि माता सरस्वती को व्यभिचारिणी और वेश्या के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कितनी इसमें गुरुदेव ने हृदय को जो है झकझोरने वाली बात कही कि माता सरस्वती को व्यभिचारिणी और वेश्या के स्तर पर लाके खड़ा कर दिए, बहुत बड़ी बात है। अब लोग हम इसमें जो है हम लोग आगे का ये देखते हैं कि विचार चेतना के महत्व को समझें। ये चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें देखते हैं कि गुरुदेव क्या कहते हैं। कहते हैं कि विचार निर्माण करने में मनुष्य स्वतंत्र है, किंतु उन्हें अपने ही कैद खाने में मस्तिष्क की पिटारी में रखना किसी के लिए संभव नहीं है। अगर एक बार विचार का निर्माण कर दिया गया तो वो फिर जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने मस्तिष्क में ही कैद रहे। दूसरों के बारे में हमारे विचार भाव शीघ्र और गुप्त रूप से शीघ्र उनके पास पहुंच जाते हैं। अब इसमें देखिए कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने कही कि हमारे जो भाव हैं विचारों के माध्यम से दूसरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो सज्जनोचित विचार है वो तो पिछड़ जाते हैं। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, सज्जनोचित विचार कर रहे हैं, तो वो तो पिछड़ जाते हैं। लेकिन जो दुर्भावना पूर्वक युक्त विचार है वो अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से पहुंचकर अपना भेद उसे बता देते हैं। परिणाम स्वरूप अविज्ञात रूप से दूसरों के मन में अपने प्रति भी मनोमालिन्य के बीज अंकुर होने लगते हैं। जबकि हम प्रत्यक्ष में कोई उनसे खराब व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन केवल गलत सोचने से ही और वो इतने प्रभावोत्पक प्रभावोत्पादक होते हैं कि वो बड़ी शीघ्रता से दूसरे के मन में पहुंचकर और मनोमालिन्य के अंकुर पैदा कर देते हैं, जबकि हम बाहर से उनका अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि यही कारण है कि मित्र भावना के अभ्यासी, जिन मित्र भावना के सच्ची मित्र भावना के अभ्यासी हैं, सज्जन व्यक्ति अपना स्वभाव ही कुछ इस प्रकार बना लेते हैं कि अपरिचितों को भी प्रिय लगने लगते हैं। उनका मतलब यही है कि वो कलुषित विचारों से जो है कलुषित विचारों से और इन सब से जो है वो बड़े ही सतर्क रहते हैं। बड़े ही सतर्क रहते हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि इसके विपरीत जो कलुषित विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, वो आगंतुकों से कलुषित विचार वाले कितना भी कुशलता पूर्वक मिले, उनका शंकालु हृदय प्रकट हो जाता है और प्रयत्न न करने पर भी नव्य परिचित व्यक्ति उनसे उदासीन तत्पश्चात शत्रु बन जाता है। देखिए, हम तो कह रहे थे कि हमने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया, ये हमारा दुश्मन कैसे बन गया। तो ये देखिए हमारा अंतःकरण जो है किस प्रकार से काम करता है। परा मनोवैज्ञानिक का कहना है कि विचार संप्रेषण मात्र चिकित्सा विधियों तक ही सीमित नहीं है। ये विचार संप्रेषण की बात हुई। और आज जो मनोवैज्ञानिक लोग जो है इसका विचार संप्रेषण के माध्यम से इसका खूब इससे उपचार कर रहे हैं। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि विचार
जो संसार के आइडियोस्फीयर में सभी प्रकार के विचार निरंतर गतिमान रहते हैं। उनमें से अनुकूल विचार तरंगों को आकर्षित किया और लाभान्वित हुआ जा सकता है। साथ ही दूसरों तक उसको प्रवाहित भी किया जा सकता है। तो मतलब जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जो स्वाध्यायशील लोग होते हैं या फिर गुरुदेव जैसे लोग होते हैं, अगर गुरुदेव का उदाहरण देखें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी पुस्तकों को कैसे पढ़ के थोड़ी लिखा होगा। उन्होंने क्या किया कि ये सजाती विचार तरंगों को वातावरण में से खींचा और उसको दूसरों की तरफ प्रवाहित कर दिया। विश्व में प्रबल, स्वतंत्र, कल्याणकारी तथा प्रभावी विचारक बहुत थोड़े से हैं। अतः उनके द्वारा प्रवाहित विचारों की आवृत्ति बहुत कम पड़ जाती है। इसी को गुरुदेव कहते हैं, तो सूक्ष्म में लड़ाई लगी हुई है तो हमें सूक्ष्म में जाकर उसको जो है ये करना पड़ेगा। जो मात्र लड़खड़ाती, गिरती पड़ती चलती है, फिर भी सांसारिक लोगों पर कुछ ना कुछ न्यूनाधिक प्रभाव तो छोड़ती है। इसी के कारण आशा, उत्साह और जो सद्भावना की जो है जल की वर्षा करके सिंचाई करती रहती है। अन्यथा सदाशयता तो कब की सूख गई होती, है ना। सामान्यतः विचार शक्ति बिखर कर नष्ट होती रहती है। उसे केंद्रित करने एवं मानसिक शक्ति संपन्न बनने के लिए हमें उत्कृष्ट विचारों की संपदा बढ़ाने के साथ, हाँ अब देखिए कितनी सुंदर बात इसमें कही है कि अपनी जो है इसको शक्ति को केंद्रित करने के लिए और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें उत्कृष्ट विचारों की संपदा बढ़ाने के साथ में, उत्कृष्ट विचारों की संपदा तो बढ़ाएं, अपने स्वार्थ का भी विकास करना होगा। हमारा स्वार्थ हमारा स्वार्थ जितना व्यापक होगा, हमारी शक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मानसिक शक्तियों के विकास में जो सबसे अधिक सहायक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट करने लायक है। मानसिक शक्तियों के विकास में जो सबसे सहायक होता है सरल एवं सदाचारी जीवन। सादा जीवन उसके विचार, सरल और सदाचारी जीवन जो है ये इसमें ये होता है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, आगे इसमें आगे बढ़ के देखते हैं कि जो आगे का चैप्टर है विचार शक्ति का सदुपयोग करें। तो इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं हम लोग ये देखें कि जो कुछ मनुष्य, जो व्यक्ति भले ही चुपचाप बैठा हो, कुछ भी ना कर रहा हो, करे, फिर भी उस स्थिति में भी पूर्णतया निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता है। वह जो कुछ सोचता है, विचार करता है, भले ही अप्रासंगिक हो, असंबद्ध हो, अस्त व्यस्त हो, लेकिन वह अनावश्यक और अप्रासंगिक भी, अस्त व्यस्त विचार भी अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहते। यद्यपि यह चिंतन मस्तिष्क की जो है थोड़ी सी हलचल करते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, पर मनोविदों के अनुसार वे निरर्थक होते हुए भी चिंतन तत्व पर अनावश्यक दबाव छोड़े जाते हैं। मतलब अनावश्यक अनावश्यक दबाव तो उस पर छोड़ ही जाएंगे। विचार इसमें गुरुदेव ने कहा है कि जो है जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति क्रिया शक्ति को बर्बाद करे, है ना, क्रिया शक्ति को बर्बाद करे तो कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा कामचोर है। इसी प्रकार से क्रिया शक्ति को बर्बाद करना और विचार शक्ति को निरर्थक बखेरना वस्तुतः एक ही भूल के दो रूप हैं। अगर कोई व्यक्ति कामचोर है, निठल्ला है, निखट्टू है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उतना ही घातक वह व्यक्ति भी होगा, अपने लिए उतना ही नुकसान करेगा जो अपनी विचार शक्ति को निरर्थक बिखेरता रहेगा। विचार शक्ति का सदुपयोग हो सके, वह उत्पादक प्रयोजनों में लग सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, बहुत सुंदर। मनुष्य का एक ही सुझाव है कि विचारों को क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध बनाया जाए। क्रमबद्ध और योजनाबद्ध, है ना, पहले तो क्रम निर्धारित किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठे जो है घर के विचार सोच रहे हैं, घर में बैठे तो ऑफिस के विचार सोच रहे हैं, अध्यात्म में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं तो अपना जो है घर, दुकान, मकान और वो सब दुनिया के विचार हमारे चल रहे हैं। तो क्रमबद्ध से पहले तो क्रमबद्ध करना चाहिए कि जिस समय जो काम किया जा रहा है उसको क्रम सा निर्धारित किया जाए। और दूसरा योजनाबद्ध बनाना चाहिए, योजना भी बनानी चाहिए। ऐसा है कि विचारों की शक्ति तो बड़ी अमूल्य होती है। जिस प्रकार समय की योजना बनाई जाती है, धन के लिए योजना बनाई जाती है, अपनी सारी चीजों के लिए योजना बनाई जाती है, तो विचारों के लिए योजना होनी चाहिए कि हमें अपनी विचार शक्ति को इस योजना के अनुरूप इसमें ही खर्च करना है। तो अगर ये बात बन पड़े तो योग साधना के अंतर्गत जो मनोनिग्रह की बात बार बार की जाती है, एकाग्रता की इतना महिमा उसमें गाई गई है, तो उसे बढ़ाने के लिए ध्यान साधना का जो है उपयोगी सिद्ध किया जाता है। ध्यान साधना के बिना साथ में उसको जो है साधना को अतीव उपयोगी सिद्ध किया जाता है। तो ध्यान साधना में ही किया जाता है, विचारों को क्रमबद्ध किया जाता है
और उसको दिशा दी जाती है, योजनाबद्ध बनाया जाता है। मानवीय मस्तिष्क की संरचना ऐसी कि उसके कारण हर घड़ी अगणित विचार तरंगे उठती रहती हैं, क्रम चलता रहता है, उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। एकाग्रता तथा मनोनिग्रह का कुल मतलब यही है कि अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बना देना, है ना। एकाग्रता अथवा मनोनिग्रह का कुल मतलब यही है, देखिए कितना बढ़िया है, कि अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को क्रमबद्ध एवं सुसंस्कृत बना देना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि थॉटलेस हो जाए या वो हो जाए तो हमारी एकाग्रता बन जाएगी, ये हो जाएगा, मनोनिग्रह हो जाएगा। तो ये बात नहीं है, इसको सोचने को क्रमबद्ध, क्योंकि विचार तो चलेंगे लेकिन क्रमबद्ध बना दिया जाए, सुसंस्कृत बना दिया जाए। यदि इतना अभ्यास हो सके तो एक सुनिश्चित दिशा में विचारों का प्रवाह चलने लगेगा, विचार शक्ति के सदुपयोग की संभावना बनेगी और आश्चर्यजनक इसके परिणाम भी आने लगेंगे। इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे विचार हमारे ये चलते रहते हैं। अब किस तरीके के चलते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध निजी जीवन में बहुत सारे चलते रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन को लेके, ज्ञान संपादन को लेके, परिवार निर्माण से, अर्थ संतुलन, समय का क्रमबद्ध विभाजन, अनेक प्रकार के विषय हो सकते हैं जिन पे हमें सोचना पड़ता है। तो अगर इनको क्रमबद्ध कर दिया जाए, है ना, और इन पर कहते हैं जिन पर लगातार गहराई तक गंभीरता के साथ विचार करते रहा जा सकता है, अम, लेकिन उन पर जो है बात यही बैठती है कि अगर इन्हें जो क्रमबद्ध कर दिया जाए तो जो है फिर इनकी सार्थकता बनने लगती है। कितनी सामाजिक प्रथाएं जिनके लिए हमें सोचना पड़ता है, तो इसमें क्रमबद्धता जो है और योजनाबद्धता बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति बड़ी सीमित है, वो सब काम नहीं कर सकता है। तो किसी एक काम को प्रभावी रूप से करने के लिए हमें इसका ये करना पड़ता है, हमें इस सिद्धांत का पालन हमें करना पड़ता है। आगे इसमें जो चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, चिंतन गढ़ता है हमारा आचरण। अब इसमें ये देखना कि गुरुदेव क्या कहते हैं इसमें। इसमें जो ये कहा गया है कि अस्वस्थ शरीर, उद्विग्न मन, जो है पारिवारिक कलह, आर्थिक असंतुलन, शत्रुओं के उपद्रव, लोकापवाद एवं असफलता जन्य शोक संताप इस बात के चिन्ह है कि जीवन यंत्र के कलपुर्जे दुर्घटनाग्रस्त होकर टूट फूट गए हैं। प्रख्यात विचार, हाँ एक और सुंदर इसमें बात कही गई है कि सुप्रसिद्ध विद्वान प्राध्यापक एली शाग्रे ने अपनी कृति मिरेकल्स ऑफ द नेचर में कहा है कि प्रकाश की तुलना में विचार की प्रवाह गति कहीं अधिक है, जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। अभी यंत्रों के द्वारा पूर्ण नापा न जा सकने पर भी एक तथ्य है, विचार मात्र कल्पनाओं का उभार न होकर शक्तिशाली पदार्थ है। उसकी गति तथा क्षमता ज्ञात भौतिक शक्तियों की क्षमता से सबसे अधिक है। जितनी शक्तियां अभी ज्ञात हो चुकी हैं, चाहे ताप है, विद्युत है, चुंबक है, इन सब से विचार की शक्ति अधिक है। प्रख्यात अध्येता रॉबर्ट जे फ्लेमिंग ने अपनी पुस्तक आइडिया एंड इट्स प्रॉपर्टीज में लिखा है कि ताप, विद्युत आदि की ऊर्जा मात्र भौतिक पदार्थों ही गर्म करती है। बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये, कि ताप विद्युत की क्षमता भौतिक प्रभावों को ही, पदार्थों को ही प्रभावित करती है तथा उसके स्वरूप का परिवर्तन करती है। पर विचार विद्युत न केवल व्यक्ति विशेष वरन समूचे वातावरण को आश्चर्यजनक मात्रा में परिवर्तित करती है। चेतना से सर्वाधिक घनिष्ठता इसी सर्वाधिक घनिष्ठ तथा इसे प्रभावित कर सकने वाली क्षमता में विचारों को ही शीर्षस्थ माना गया है। मतलब चेतना को जो प्रभावित किया जा सकता है, ये सबसे अधिक जो विचार शक्ति के द्वारा ही चेतना को हम प्रभावित कर सकते हैं। और ये ऐसी ऊर्जा है कि जो केवल चेतना को ही नहीं, पदार्थ को भी प्रभावित करती है। विचार अपने उद्गम स्थान विचारक को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और फिर अपने समीपवर्ती क्षेत्र पर असर डालते हुए निस्सीम दूरी तक बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हम अपने तक ही अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करते हैं। विचार तरंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सृजनात्मक होती है और एक जो है विध्वंसनात्मक होती है। तो जो सृजनात्मक स्वरूप है, शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव बड़ा उत्साहवर्धक होता है। इसके विपरीत जो ध्वंसात्मक चिंतन है, वो मानसिक ऊर्जा का क्षय कर देता है। इसका मतलब नकारात्मक सोच के हम अपनी शक्ति को ही खुद नष्ट करते हुए चले जाते हैं। इसको परिष्कृत करने तथा चेतना के उच्चतम आयामों को प्राप्त करने के लिए भारतीय मनीषियों ने विविध अध्यात्म उपचार ढूंढ निकाले थे। इसके लिए एक सर्वांगीण व्यवस्थित विचार विज्ञान को सृजित किया गया,
जिसके अनुसार अनुसार पहले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके अनुसार पहले उन्नत विचारों से मन में जमे गंदले विचारों को साफ किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस इसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता मानते हुए अपनी सरल भाषा में बताते हैं कि संसार में कहीं कष्ट नहीं है, अनुभूत होने वाला कष्ट हमारे अपने विचारों का ही है, और कुविचारों का कांटा चुभ गया है, उसी के कारण सारा कष्ट है। उसको दूर करने के लिए सुविचारों का दूसरा कांटा लेकर इससे चुभे हुए कांटे को बाहर निकाल फेंक दिया जाता है, और निकाल फेंकने की इसी विधा को स्वाध्याय कहा जाता है। तो स्वाध्याय कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे नकारात्मक विचार को उखाड़ फेंकने का और सकारात्मक विचार को अभिवर्धन करने की बड़ी ही एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। श्री अरविंद लेटर्स ऑन योग में स्वाध्याय की जो प्रभावोत्पादक क्षमता होती है उसके बारे में कहते हैं कि इससे उच्च मन का परिक्षेत्र, जिसको हम अति मानस की साधना कहते हैं, कि जो महर्षि अरविंद ने अति मानस की साधना की थी, तो उनका स्वाध्याय इतना प्रभावोत्पादक होता है कि इससे उच्च मन का परिक्षेत्र खुलता है, जिससे चेतना के उन्नत स्तरों में विचार का अवतरण होता है, स्वाध्याय के माध्यम से होता है। महर्षि पतंजलि ने और भी आगे महत्वपूर्ण बात कही है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम पाद के 17वें सूत्र में इसके अन्य आयामों पर उद्घाटन करते कहा है कि किसी पवित्र विचार पर लगातार निधिध्यासन करने से, निधिध्यासन का मतलब हुआ स्वाध्याय तो हुआ कि विचारों को पढ़ा गया और उसके ऊपर चिंतन मनन किया। निधिध्यासन का मतलब है एक ही विचार पर लगातार 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 बार बार उस पर किया गया। तो ये निधिध्यासन करने पर विवेकपूर्ण तर्क प्रवणता से आनंद मिलता है। तो वही विचार जो आगे चल के जब उसकी गहराई में पहुंचते हैं, तो जब उसकी गहराई में पहुंचते हैं तो उससे कई अनेकों ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझने लगती हैं और व्यक्ति को आनंद मिलने लगता है, और अहम के आभासी भाव से छुटकारा छुटकारा हो, इंद्रिय विषयों से अहम का तादात्म्य छूट जाता है। तो अहम जो के आभासी भाव से छुटकारा भी मिलता है, और इंद्रिय विषयों से अहम का तादात्म्य टूट जाता है, और संप्रज्ञात, ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, संप्रज्ञात समाधि मिल जाती है। संप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति है इससे प्राप्त हो जाती है केवल स्वाध्याय के ही को आगे बढ़ाने से। बाकी इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, ये तो केवल हम लोग जो है चैप्टर 8 तक ही इसमें जो है इसका विचार करता है हमारा चिंतन। यहीं तक हम लोगों ने इसकी ये चर्चा की 9 चैप्टर तक ही। अभी बहुत सारे चैप्टर रह गए लेकिन समय हो गया है, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं। फिर देखेंगे आगे, अगर समय बचेगा तो आगे के अध्यायों की चर्चा करेंगे। अभी पूरे के पूरे इसमें कम से कम जो है 15 अध्याय और बचे हैं जिन पे चिंतन मनन करना था, लेकिन नहीं हो पाया। प्रयास करते करते भी समय बहुत हो गया। तो ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि अब सभी भाई बहनों से कि हम लोग अब इस पे कुछ विचार विमर्श करते हैं जी। जी भैया, बहुत तेज आपने इतनी रखा इस चीजों को, पूरा संकलित किया इतने अध्याय, इस अध्याय के पूरे विषयों को। बहुत बढ़िया था। और एक सही में ये तो पूरा जो हम लोग का अध्याय था भैया ना, जो विचारों पे, हाँ, विचारों की उसका कितना प्रभाव है, हाँ, हम लोग बोले या ना बोले, कहाँ किन चीजों का कितनी सूक्ष्मता से इन सब चीजों को गुरु जी ने रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भैया। और मुझे लगता है कि हम लोग, एक तो हम लोग अपना स्वाध्याय कर लें और दोबारा अगर अपने से भी हम इसको रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत कुछ अपने अंदर हम लोग को अवलोकन करने का और उसको बदलने का, उसको समझ पाएंगे, उसके महत्व को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो सभी लोग से निवेदन है कि कुछ न कुछ जरूर जो है रखें। भैया ने इतने पूरे चैप्टरों को जो है संकलित किया अलग अलग, तो सबसे कुछ न कुछ हम लोग को अपेक्षा है कि कुछ न कुछ बात मिले। जी जी, प्रहलाद भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम भाई, सबों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भैया, और प्रणाम। हम तो अपनी बात में सबसे पहले अमन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने समरी को प्रस्तुत किया, और सार्थकता इस स्वाध्याय की वही है कि अंत में उसकी समरी प्रस्तुत जरूर की जाए, ताकि सब कोई का आईक्यू लेवल एक तरह का होता नहीं है।
फ्रायड ने क्या कहा, फलाना ने क्या कहा, लेकिन उसका निचोड़ जो है, जो इन्होंने अभी 7-8 चैप्टर का निचोड़ बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। और भविष्य में भी हम लोग चैप्टर समाप्त करने पर थोड़ा इसी तरह समरी अगर जानते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद अमन भाई साहब को। जी भाई साहब, बहुत-बहुत आभार। जी, धन्यवाद। प्रहलाद भैया, किन्हीं विषयों पे कुछ बात भी रखते और किन्हीं उसपे तो और अच्छा होता हम लोगों के लिए। और आपसे और भी सभी लोगों से अनुरोध है कि कुछ भी किसी एक विषय पे इतने चैप्टर में कोई भी बात रखी जाए तो। जी भैया। एक्चुअली पहले से तैयार नहीं थे, इसलिए और भाई लोगों को, बहनों को समय दिया जाए। हम जी भैया, ठीक है भैया। तो हमारे साथ शुरू से बहुत लोग हैं। ओम नारायण भैया, आपसे भी अनुरोध है कोई बात। आप तो शुरू से बहुत पहले से हम लोग से जुड़े हैं, और पहले से क्या मतलब, इस स्वाध्याय मंडल का जो शुरुआती हुई है हम लोग आपके साथ, तो इससे बात रखें भैया, अगर स्थिति में हो तो। जी भैया। नहीं, अभी स्थिति में हम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। जी, मैं प्रहलाद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, अमन भैया को भी। तो साथ जो है इसका बहुत अच्छी तरह से रखा, हालांकि हम उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, कुछ और में व्यस्तता थी अलग भी, लेकिन हम सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये पूरा अभी क्या हो रहा है ना कि पहला अध्याय तो पूर्ण हो गया है। अब जी जी भैया एक तरह से उस पूरे अध्याय का सार तत्व तो रख रहे हैं। हर चैप्टर से जी कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब चीजों का, तो उसी तरह जी जी। भैया तो रखे हैं और हमेशा ही रखते हैं। हम लोग भी अपना हाँ कुछ न कुछ एक बार देखें और उन बातों को रखें। जी, सही श्याम है। जी भाई साहब, आपका हैंड रेज है। जी धन्यवाद अमन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया, और साथ में आपने ये भी बताया बीच में कि स्वाध्याय के माध्यम से हम एक मतलब समाधि तक पहुंच जाते हैं, संप्राज्ञ समाधि या कुछ वर्ड आपने यूज किया था, तो ये क्या होती है और किस तरह से इसको पाया जा सकता है। धन्यवाद। जी, तो इसमें देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें जैसे समाधि में हम लोग ये देखें तो महर्षि पतंजलि ने सविकल्प और निर्विकल्प समाधियों की बात की है। तो सविकल्प समाधि जिसमें हम लोग जो है कोई देवता का आश्रय लेके हम लोग, और कोई देवता का आश्रय लेके उसका प्रतीक बनाकर, और फिर धीरे-धीरे जो है उससे हम लोग तादात्म्य स्थापित करते हैं, फिर उससे एकरूपता स्थापित कर लेते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव हमें धारणा से ध्यान में, ध्यान से समाधि में पहुँचा देते हैं। ये बड़ा उच्च स्तरीय ध्यान है। तो इसको जो है मतलब उससे अपने इष्ट से रेजोनेंस स्थापित कर लेना, और अपने इष्ट से रेजोनेंस स्थापित करके और उसी की फ्रीक्वेंसी पे आ जाना। फिर ये बोध नहीं रहता है इस समाधि में कि हमारा इष्ट जो है हमसे अलग है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये हुआ, अभी तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान ध्यान रहता है, ध्याता रहता है और ध्येय रहता है। ध्यान रहता है, ध्याता रहता है और ध्येय रहता है। लेकिन जब ध्यान वाली प्रोसेस बीच में से गायब हो जाती है, ध्याता रह जाता है और ध्येय रह जाता है केवल, मतलब हमें पता भी नहीं लगे कि हम ध्यान कर रहे हैं, और इतना हम लोग उसमें खो जाते हैं, इतना जो एकरूपता हमारी बन जाती है, तो उसको जो है ये संप्रज्ञात समाधि, ये सविकल्प समाधि के अंदर ही आती है। निर्विकल्प समाधि में बिना किसी का जो है जो उसमें ये लिए हो और उस समाधि अवस्था को ये किया जाता है। समाधि अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जिसके कारण जो हमने ये जिसको ये कहते हैं कि निराकार का ध्यान करके, तो निराकार का ध्यान करके जो है उसमें कोई भी निराकार वस्तु का, जैसे ओंकार का ध्यान किया, प्रकाश का ध्यान किया, उस तरीके से ध्यान करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आगे फिर जो है ये सब सबीज समाधियां हैं।
इसके बाद सभी समाधियों में ही सविकल्प निर्विकल्प ये आती है, संप्रज्ञात समाधि सर्विकल्प इसमें आती है। इसके बाद निर्बीज समाधि की स्थिति आती है, उसमें चित्त के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं और फिर जो है व्यक्ति उसकी इंद्रियों की अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। तो इसी निर्बीज समाधि के लिए स्वामी विवेकानंद हमेशा बार बार कहा करते थे उनसे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। जी जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को राम राम। प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया का व्याख्यान बहुत अच्छा रहा भैया। मतलब शुरू से तो मैं इस कक्षा में नहीं जुड़ा था, बीच से ही जुड़ा था, पर आज भी शुरू प्रयास कर रहा था कि शुरू से पढ़ा जाए एक बार। तो कुछ 2 विषयों पे ही पढ़ा था और आपने वापस पूरा रखा, तो बहुत अच्छे से मतलब अब आगे पढ़ रहा हूँ तो चीजें और क्लियर होती दिख रही है। तो मैं एक विषय पे ध्यान खींचना चाहूंगा। सब कुछ जैसे विचार प्रवाहों से जैसे हमारा व्यक्तित्व कैसे प्रखर होता है, तो इसमें बताया है गुरुदेव ने जैसा कि विचार शक्ति की सीमा बताई है कि विचार शक्ति किस हद तक एक व्यक्तित्व को व्यक्तित्व पे असर डालती है। तो आज विचार शक्ति के कारण ही हमारी मन स्थिति ऐसी दिखती है कि आदमी क्योंकि चूंकि विचार शक्ति से अनभिज्ञ है, तो वो इधर उधर मतलब जो है अस्त व्यस्त जीवन जीते दिखता है और तुच्छ भौतिक लक्ष्यों के पीछे अपना पूरा जीवन अस्त व्यस्त करते और अविकसित मन स्थिति में ही दम तोड़ते देखा जाता है। तो इसी में आगे उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि हमारे जो शत्रु हैं वो आंतरिक ही हैं। हम बाहर के जो शत्रु हैं, जो शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे तो हम लोहा ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। पर जो आंतरिक शत्रु हैं, अगर कोई ऐसा मनुष्य जो इस मन स्थिति में नहीं है, इतना सजग नहीं है कि वो अपने अंतर के जो भी ये वृत्तियां हैं, विचार हैं, प्रवाह हैं, जो चिंतन की धारा है, उस पर नजर डाल पाए, तो फिर वही है कि मतलब जैसा उन्होंने बताया है कि ऐसे लुभावने सपने दिखाते हैं और अपने मोह पाश में फंसाकर पतन के गर्त में धकेलते हैं। तो मतलब ऐसी विचारधारा को, ऐसे चिंतन को उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिक ने हैंडसम डेविल का नाम दिया है। तो इसलिए हम उन्होंने बताया कि विचार तंत्र को परिष्कार करना कितना आवश्यक है। नहीं तो आदमी, आज का जीवन यही दिख रहा है भैया, मतलब आदमी अपनी ऐसे ऐसे सपनों सजे हुए और उसके पीछे पूरा दौड़ता भागता फिर रहा है, मन स्थिर है ही नहीं। तो ये एक बड़ा मुझे अच्छा इसमें मिला था कि भाई आप आंतरिक शत्रु से आदमी थोड़ा ज्यादा लोहा ले बाहर के उस पे देखे। फिर आगे उन्होंने बताया अगर सामान्य दृष्टि से देखे तो जो काय कलेवर की जो क्रियाएं, जो आचार है, जो व्यवहार में दिखता है, प्रतिपादित होता है, वो सब कुछ विचार शक्ति के द्वारा ही मतलब संचालित होता है। जैसे विचार रहेंगे, जिस स्तर के विचार रहेंगे उसके अनुरूप ही उसका आचरण और क्रियाएं प्रतिपादित होती है, वैसे ही दिखती। तो इसमें बहुत अच्छा बताया जो व्यक्ति रचनात्मक विचारणाओं को जिस अनुपात में अपनाता है और सजोता और सक्रिय करता चलता है, वो उतना ही सदाचारी और खुश है। तो कुल मिला के बाह्य जो कलेवर दिख रहा है, जो क्रियाएं दिख रही है, वो विचार शक्ति की ही परिणति है कि मतलब विचारों की परिणति है कि आप किस स्तर का विचार कर रहे हैं। और आप अपने विचारों के माध्यम से, आप अगर अपने विचारों को उत्कृष्ट करें तो आप मतलब आगे बताया कि इसके माध्यम से आपने भी बताया कि अध्यात्म का जो रास्ता है, एक आत्म ज्ञान का जो एक रास्ता है, अपने को जानने का जो रास्ता है और ईश्वर से जुड़ने का जो रास्ता है, उस तक भी आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, बस अपने विचारों को अगर देखने में और उन्हें परिष्कृत करने में अगर आप सशक्त हैं। बस भैया इतनी बात रखनी थी मुझे। जी भैया आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात बताई है और ये आवश्यक भी है। सामान्य स्तर पे जो है व्यक्ति अपने विचारों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बार बार विचारों को देखा जाए और उसको उसको जो है विश्लेषण किया जाए कि कौन से विचार हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से नहीं है, और उनको निकाल निकाल के
और केवल उपयोगी विचारधारा को ही इसमें समन्वित किया जाए, उसी के अनुसार अपना क्रमबद्ध और योजनाबद्ध चिंतन किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो सामान्य रूप से व्यक्ति इसको समझ, हम लोग भी नहीं समझते थे, जब ये को पढ़ने लगे तो उससे जो है ये मिला हम लोगों को, ये मिली, दिशा मिली इसके बारे में। जी ये है तो भैया, पर कई बार मतलब बड़ा चैलेंज दिखता है। जैसे आप जिस वातावरण में हैं भैया, जैसे अगर हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो यहाँ की जो ऊर्जा, वातावरण की शक्ति, ऊर्जा शक्ति वो बड़ी अच्छी है, मतलब अच्छा लगता है ऐसा। फिर आप सब लोग साथ में, पर आप जब कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वो जो वहाँ की वहाँ का वातावरण है, वहाँ की ऊर्जा शक्ति, वो कहीं ना कहीं वो खींच लेती है, मतलब। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कह लीजिए, वो वहां पे उस चिंतन को बनाए रखना थोड़ा सा कठिनाई होती है। और मतलब तो उससे कैसे कर सकते हैं भैया वहां पे, क्या आप वहां पे भी रहें तो अपने आप को उस स्तर का बनाए रख सकते हैं? अगर इसमें कुछ आप बता सकते हैं भैया तो। जी भैया, तो इसमें हम लोग विचार तब तक जो है, देखिए बाहर के विचार तो मस्तिष्क को छूते ही हैं, है ना, मस्तिष्क को छुएंगे भी, प्रभावित भी करेंगे, और वातावरण भी उसी स्तर की उसमें जो ऊर्जा होती है। तो अब ये इसमें ये भी कहा गया कि नकारात्मक वातावरण की ऊर्जा अधिक है, तो व्यक्ति को जो है अधिक वो अपनी तरफ खींचता है और उसको नकारात्मक उसमें ले जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात की गई कि अपनी अपनी जो है अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को, ये आगे वाला चैप्टर है इसमें आगे, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को आदर्शवादी मोड़ दिया जाए। जब व्यक्ति के आगे एक आदर्श होता है तो फिर छोटे मोटे विचार या वातावरण उसका कोई प्रभाव नहीं डालता है। आदर्शवादी व्यक्ति है जो है, कितना भी नकारात्मक वातावरण हो, अपनी अपनी दिशा धारा को लेके और अलग चलता है, वो पूरी दुनिया से हटके चलता है। उसमें आदर्श में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरी दुनिया के चिंतन के आगे जो निरस्त नहीं हो सकता। अब जब ये आदर्श की ही शक्ति थी, एक कार्ल मार्क्स, रूसो आदर्श को लेके चले, परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श को लेके चले, है ना, कितना प्रतिरोध आया, लेकिन सारे के सारे प्रतिरोध उसके सामने धरे के धराए रह गए। तो आदर्श से जुड़ना, अपनी अभिलाषाओं को, आकांक्षाओं को अगर हम उस दिशा में आदर्शवादी दिशा मोड़ दें और किसी भी एक आदर्श को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, तो फिर ये छोटे मोटे विचार के वातावरण में प्रभावी नहीं कर सकते। समझ गए भैया, मतलब आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और वो एक बिल्कुल, आदर्शवादी लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है आदर्शवादी लक्ष्य होना चाहिए हम लोगों का। जी, ठीक है। जी जी, मीना दीदी। जी, सभी को प्रणाम। अमन भैया को बहुत जी बहुत प्रणाम। आभार, और विनायक भैया, कुसुम भैया, सभी ने जो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई कि ये जो वाङ्मय है, जो गुरुदेव ने लिखा है, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि वो इस फर्स्ट चैप्टर का अंतिम भाग था, कि यदि हमने इसको थॉरोली पढ़ लिया, मतलब अमन भैया तो पीएचडी होने वाले हैं साइकोलॉजी में, तो जो आज का मनोविज्ञान है उसको समझने के लिए, और ये भी हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य, उन्होंने कोई भी ऐसा विषय छोड़ा नहीं है जिस पर कि उनकी जो गहन चिंतन, क्योंकि गुरुदेव का जो स्तर है वो तो अद्भुत है। तो इसमें जो सबसे पहले विचारों पर, यानी कि हमें सभी के लिए आत्मचिंतन के लिए विषय छोड़ा गुरुदेव ने, और विचार शक्ति को ही समझने के लिए कहा गया है कि हम अपने विचारों का मंथन करें, विचारों को देखें। तो जैसा अभी विनायक भैया की बातचीत से जो निकला कि सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और जब एक लक्ष्य हमारा बन जाता है तो तभी, क्योंकि विचार तो हमारे घूमेंगे उस लक्ष्य के आसपास ही घूमते हैं। जैसे कि मैं अनुभव का थोड़ा सा कह रही हूँ कि जब हम पहले का जो चिंतन था और अब का जो चिंतन है, तो अब उसी में, क्योंकि कुछ कुछ तो लक्ष्य निर्धारित हो गया है, लेकिन समय तो लगता है इसमें। जैसे भैया ने कहा, विनायक भैया ने, कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी से बाहर निकल के जब आप एक सामान्य, मेरी आवाज आ रही है भैया? जी दीदी, आपकी आवाज आ आ रही रही है है। दीदी, आ रही है। तो जब प्रैक्टिकल वाले उसमें क्षेत्र में जाते हैं तो आरंभ में निश्चित रूप से परेशानी होती है, और मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाता है, विचारों का भी जो स्तर है उसमें भी बहुत चेंजेस आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं
या ये स्वाध्याय कैसा भी हो सकता है, चाहे ये सत्संग का माध्यम हो सकता है, चाहे बाबूजी की कक्षाएं हो सकती हैं। पहले तो लक्ष्य हमारा निर्धारित होता है, जिसमें गुरुदेव ने बताया। सबसे पहले तो हम उसका मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार के हमारे विचार हैं, फिर हम उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं और फिर कहाँ हम उसको नियोजित करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि सूक्ष्म होने लगती है, विचारों का जो क्रम है, जो प्रवाह है। जैसे अब देखते हैं कि खाना बना रहे हैं, जैसे सभी अपने दैनिक क्रियाक्रम में, तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी आती है और आपका जो गहराई आपको मिलती है, धीरे धीरे गहराई मिलती है। लेकिन जो अब जैसे अमन भैया हैं, तो जितना जिसको समय होता जाता है, या जो समय की बात भी नहीं है, जितना गहराई से हम उस चीज को लेते हैं या अपने लक्ष्य के प्रति हम जितना तेजी से दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, उतने ही स्तर पर ये जो चीजें हैं बदलनी आरंभ होती हैं, जो मैं अनुभव कर पा रही हूँ। तो अभी जैसे है कि जब देर से ज्वाइन करने से या देर से जुड़ने से, देर से नहीं है, सबका अपना समय है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब हमारा समय आएगा तभी कुछ होगा, और हमारे लिए सबके लिए निर्धारित है चीजें। जैसा जिसको गुरुदेव को जैसा काम लेना होगा वो उसी के अनुसार निश्चित हो जाएगा। तो जो मैं अनुभव कर पा रही थी, लेकिन एक भैया से और चीज थी कि पढ़ने से बहुत होता है, लेकिन जो लिखने वाली भी बात है ना, तो बस वो समयाभाव पड़ जाता है, क्योंकि जब आप उसको लिखते हैं तो थोड़ा समय आपका जरूर बढ़ता है, क्योंकि चिंतन मनन। लेकिन ये भी सत्य है कि जब आप पढ़कर और फिर उसको उसी समय लिख लेते हैं, एक समराइज करते हैं या कुछ भी पॉइंट्स बनाते हैं, तो उसकी रिवीजन उसी समय हो जाती है और वो विचार गहराई से बैठता भी है हमारे मन मस्तिष्क में। तो बाबूजी भी और अमन भैया ने भी जो मार्गदर्शन किया है कि हम जो भी पढ़ें उसमें उसका कुछ ना कुछ एक पॉइंट बनाकर लिखें, और इसमें मुझसे कमी हो रही है। तो जबकि मुझे बहुत इसका ऐसा नहीं है कि ये किसी आलस की वजह से नहीं है, ये समयाभाव हो जाता है उस समय का। लेकिन अब इस पे काम करना जरूरी है, और तभी ये हमारे मन मस्तिष्क में जो ये जिसने अब अगर मोटिवेशन मुझे जो मिल रहा है कि अगर हमने इस वांग्मय को गहराई से इसका अध्ययन कर लिया, तो हमें मनोविज्ञान समझने में बहुत आसानी होगी हर क्षेत्र में। तो हम साइकोलॉजी में मास्टर लेवल का काम कर पाएंगे। ये मेरा था सभी से अनुरोध, जो अमन भैया कह रहे हैं या जो इस स्वाध्याय का उद्देश्य जो है, तो सभी लोग इसको जरूर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करें, चाहे एक एक चैप्टर करें, और इतने में से कोई भी एक लें और उस पर भी बात रखेंगे तो वो कंक्लूजन में आएगी सबके लिए। मैंने थोड़ा सा समय ले लिया। सभी को प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आप सभी के प्रयासों को नमन, वंदन, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आभार दीदी आपका। तो इसमें एक चीज, जैसे लेखन के लिए समय नहीं मिलता है, तो जैसे हम लोग एक ही पैराग्राफ पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ के उसी को लिख लें। तो अगर आधे घंटे का समय है तो एक पैराग्राफ में अगर 5 लाइन है तो 5 लाइन को पढ़ें, 5 लाइन में से एक दो लिख लें, तो उतने से भी हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। और वो कहते हैं ना कि अति प्रकाश वंशे जो मंत्र भवति लेखनात्, कि लिखने से मंत्र का प्रकाश सीधे आत्मा में पहुंच जाता है। तो लिखने से स्वाध्याय का प्रकाश सीधे आत्मा में पहुंचता है। तो इसलिए बहुत ही प्रभावी है, 2 लाइन भी लिख ली जाए तो उतने से स्वाध्याय की सार्थकता आ जाती है। तो पहले मैं भी बहुत अधिक लिखने में और उसमें विश्वास रखता था, लेकिन अब यही है कि थोड़ा थोड़ा बहुत, एक पैराग्राफ को ही पढ़ते हैं, उतने को नोट्स बनाते हैं, उतने को लिखते हैं, उतने से ही भंडार बन जाता है बहुत बड़ा, सततता से। जी। जी भैया, मेरे साथ एक दिक्कत थी। मेरा क्या होता है, मैं पढ़ने लगती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं और आगे पढ़ती जाऊँ हाँ लेकिन जो लेकिन आपने कहा ना, जी। ये चीजें जब आपको जब समझ आनी शुरू हो जाती हैं, तो जो आप अब कह रहे हैं ना, तो अब वही होगा। अब हम उसको जैसे पुनः रिवीजन करें और अब थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ भी आएगा और हमें पता भी है। मेरा लालच ज्यादा पढ़ने का हमेशा से रहा है, तो लेकिन ये जो है ना, हाँ उसमें या आपके मस्तिष्क में नहीं चीजें रहती, ये बात पक्की है। तो कहीं जी। उसमें उथल पुथल वाली रहती है, बिखराव रहता है। लेकिन जो आपने बताया ये बहुत आवश्यक है। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि अब अगर हम पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उस पर जरूर दो चार बातों को ही लेके, क्योंकि उसी से हमारी जीवन की दिशा बदल जाएगी, ये निश्चित है। तो जी प्रणाम भाई। जी बिल्कुल दी, ऐसा गुरुदेव ने कहा है कि बहुत अधिक ना पढ़ा जाए, है ना। गुरुदेव ने कहा है थोड़ा पढ़ा जाए, उससे खूब मनन चिंतन किया जाए, उस पे आगे ना बढ़ा जाए जब तक उस पे गहराई ना पकड़ में आ जाए। तो उतना ही, जो एक एक पैराग्राफ ही हम पढ़ें, भले एक चैप्टर में हमें 7-8 दिन लग जाएं, एक दिन में 2 दिन में चैप्टर ना पढ़ें,
यही करते हैं हम, एक एक चैप्टर को 7-7 8-8 दिन पढ़ते हैं अगर किसी को गहराई से पढ़ना है तो इसी से जो है उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ चला जाता है। गुरुदेव की तो अनंत गहराई है, लेकिन जितना भी हम स्पर्श कर पाए उसको, तो कुछ समय हो गया, तो बहुत बहुत आभार सभी का। मेरी भी कुछ इसमें कमी रही कि मैं इसको विषय को पूरा नहीं रख पाया, जबकि मुझे रखना था पूरा इसको, जो है इसमें 20-22 चैप्टर थे करीब। तो फिर आगे देखें कैसे हो सकता है। जी, तो सुन भैया, अगर कोई बात नहीं हो तो इसको यहीं समाप्त कर सकते हैं हम लोग। जी भैया, शांति पाठ कर सकते हैं, प्रश्न और किसी का है नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत आभार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए, ये अभूतपूर्व ज्ञान जो है हमारे अंदर हम आत्मसात कर पाए, हमारे संस्कारों का चित्त का हिस्सा हो, ऐसी भावना के साथ शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। जी, सभी को प्रणाम, प्रणाम। सभी को भैया, प्रणाम, सभी को राम। सभी को तो अमन भैया। हाँ, तो बात है।